नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। कहते हैं कि दिल्ली में सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। केंद्र की कुर्सी पर कब्जा जमाना है तो उत्तर प्रदेश को फतेह करना होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को बखूबी जानते हैं। शायद इसलिए आज जब संसदीय बोर्ड और चुनाव अभियान समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मोदी दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले गुजरात भवन में मोदी ने यूपी में बीजेपी के प्रभारी महासचिव अमित शाह और बीजेपी के युवा सांसद वरुण गांधी से मुलाकात की। यूपी में बीजेपी की जीत का मंत्र क्या हो, इस पर दोनों नेताओं के साथ मोदी ने करीब 20 मिनट तक सीक्रेट प्लान तैयार किया। लेकिन क्या मोदी अमित शाह और वरुण गांधी के सहारे यूपी का किला फतेह कर पाएंगे? बीच बहस में आज का बड़ा सवाल यही है। लोकसभा की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश को लेकर मोदी की राजनीतिक रणनीति क्या है? अब तक कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधने वाले मोदी को क्या यूपी में माया मुलायम को मात देने के लिए कोई ब्रह्मास्त्र मिल गया है? बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे। लेकिन इस बैठक के साथ साथ मोदी ने एक और बैठक भी बुला ली है और वो बैठक है चुनाव प्रचार अभियान समिति की पहली बैठक, जिसमें चुनावी टीम के सदस्यों और इसके तहत काम करने वाली उप समितियों के सदस्यों की लिस्ट तैयार की जानी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का मंत्र क्या हो, इस पर भी चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि संसदीय बोर्ड की बैठक में बीजेपी मोदी की मौजूदगी में आखिर कौन से एजेंडे पर अपनी मुहर लगाने वाली है। बीजेपी में शायद ये पहला मौका है जब निर्णायक प्रक्रिया से इतर किसी मुद्दे पर संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई। बीजेपी में अब तक संसदीय बोर्ड की बैठक अमूमन पीएम उम्मीदवार तय करने, पार्टी में किसी को शामिल करने, निकालने या फिर कोई बड़ा फैसला लेने के लिए होती रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने चुनाव अभियान की राह में किसी तरह की रोक टोक या बाधा नहीं चाहते थे। लिहाजा चुनाव अभियान का श्री गणेश करने से पहले मोदी अपने गेम प्लान पर पार्टी संसदीय बोर्ड की मुहर मांग बैठे, जिस पर बीजेपी ने करीब करीब हरी झंडी भी दे दी है। जिसके बाद बहुत जल्द मोदी की नई टीम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल तो ये है कि बैठक से पहले मोदी ने गुजरात भवन में अमित शाह और वरुण गांधी से अलग से मुलाकात क्यों की? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से खोज रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लोकसभा में 10 सीटें हैं, तो वहीं विधानसभा में पार्टी महज 47 सीटों पर सिमटी है। मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि दिल्ली पर कब्जा करना है तो यूपी में न सिर्फ बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ानी होगी बल्कि यूपी फतेह भी करना होगा। और इसीलिए मोदी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा तरजीह यूपी को दे रहे हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि मोदी लखनऊ, वाराणसी या फिर फैजाबाद से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू उत्तर प्रदेश में भी चलेगा? क्या अब तक कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधने वाले मोदी मुलायम और मायावती को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश के लिए बाहर से बुलाए गए अमित शाह और विकास से उलट हमेशा हिंदुत्व की बात करने वाले वरुण गांधी के सहारे मोदी यूपी में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? रजत राकेश टंडन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। संसदीय बोर्ड की इस वक्त बैठक भी चल रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ इस चर्चा में आज जो खास मेहमान हैं, हम देख सकते हैं हमारे एडिटर इंडिया न्यूज के धीमंत पुरोहित हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, संबित पात्रा बीजेपी से हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले मनीष अवस्थी का मैं रुख करूंगा। मनीष, अब तक की खबर? हाँ, चिंतन और माथापच्ची जारी है। अंदर बातें सुनी जा रही हैं, क्या किया जाना है इस पर विचार हो रहा है। और जो अंदर की जानकारी आ रही है वो ये कि अनुराग एक एक कर जो कह रहा है उसको मोदी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अभी मोदी ने बोलना शुरू नहीं किया है, लेकिन हाँ वो एक एक की बातों को बड़ी गंभीरता के साथ सुन रहे हैं और सुनने के बाद वो अपनी राय रखेंगे कि आखिर अलग अलग मुद्दे जिस तरह से बात हो रही है आपके विधानसभा चुनाव को लेकर, यूपी को लेकर,
बात कर्नाटक को लेकर जो हो रही है, और इसके अलावा जो बात सामने आ रही है वो ये कि आम चुनाव में किस तरीके से अपने आप को, जो अल्पसंख्यकों के लिए जो विजन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, वो मसला आगे कैसे बढ़े। वरुण गांधी से आज उनकी मुलाकात हुई है, तो ये सारी बातों के मद्देनजर अंदर चिंतन का दौर चल रहा है। और एक अहम जानकारी जो ये है कि आज की इस यूनिटी इंडेक्स कि हम सब साथ साथ हैं के बाद एक खबर आ रही है, हालांकि इस पर अभी पूरी तौर पे पुष्टि नहीं हो पाई है। कल लाल कृष्ण आडवाणी नागपुर जाएंगे और संघ नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि पार्टी के भीतर अब सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। तो यही इसी संदेश के साथ ये अभी प्राथमिक जानकारी, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि 2-3 एयरलाइंस में आडवाणी की टिकटें बुक कराई गई हैं। तो ये साफ है कि आडवाणी का नागपुर जाना, और जिसमें एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, हो सकता है कि मोदी भी साथ हो, लेकिन इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन अगर नागपुर जाकर संगम शरणम गच्छामी वाली जो बात है, वो ये साफ हो जाएगा। बीच में आ रहा था कि संघ कमजोर पड़ गया है, संघ पर बीजेपी नेताओं की और खासकर लाल कृष्ण आडवाणी की पकड़ मजबूत हो गई है, उसको शिथिल करने के लिए एक संदेश फिर से जाएगा कि बीजेपी का सर्वे सर्वा अगर कोई है तो वो संघ है, और इसके साथ भी ये भी कि बीजेपी संघ के बगैर निष्प्राण है। ठीक है मनीष, आप संसदीय बोर्ड की बैठक जो चल रही है इस पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे पल पल अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संबित पात्रा जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो खैर मोदी अच्छी तरह जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन इतना जानना और समझना काफी नहीं है। जानना समझना ये जरूरी है कि कैसे जाएगा। सवाल ये है कि सबसे पहले वो अमित शाह से मिले, जो अभी पूरी तरह से यूपी को जानते नहीं है। दूसरा, उन्होंने वरुण गांधी से मुलाकात की। वरुण गांधी अपने विवादित बोल की वजह से अक्सर किस तरह से सुर्खियों में रहते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो क्या ऐसे फतेह हो पाएगा उत्तर प्रदेश? देखिए, आपने कहा कि दिल्ली की जो राजनीति है, वहां की कुर्सी यूपी से होती हुई गुजरती है, एक स्वाभाविक चीज है। 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो जो भी देश पे काबिज होना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बनाने जा रही है 2014 में, तो स्वाभाविक रूप से यूपी के माध्यम से वो रास्ता गुजरेगा। और आपने कहा किस प्रकार मोदी जी यूपी के ऊपर ध्वजा फहराएंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि मोदी जी लगातार 3 बार गुजरात में उन्होंने अपने कौशल को, रण कौशल को दिखाया है कि गुजरात अलग है, यूपी अलग है। देखिए है तो अलग है, नहीं देखिए है तो अमित शाह को प्रभारी बना दे, लेकिन अभी यूपी को समझने में अमित शाह साहब को टाइम लगेगा। देखिए, जो राजनीति गुजरात में चल रही है, राजनीति इस देश की मिट्टी की एक ही है। जो व्यक्ति 3 बार एक प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकता है, वहां अपने विकास के क्रियाकलापों के माध्यम से लोगों का हीरो बन सकता है। और किस प्रकार से उनका वर्चस्व न केवल गुजरात में अपितु पूरे हिंदुस्तान में फैला है, ये हर कोई जानता है। तो स्वाभाविक रूप से वो रणनीति तय कर रहे हैं और सफल भी रहेंगे। जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, अगर संबित जी मजाक नहीं कर रहे हैं तो आप हंस क्यों रहे हैं? आप समझ रहे हैं हम क्यों हंस रहे हैं? ठीक है, सबको ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार है। आप सवाल पूछें, हम जब नहीं, मैं तो मिशन मोदी की ही बात कर रहा हूं। यूपी पर खास नजर है। आज वरुण गांधी से भी मोदी साहब की मुलाकात हुई है, अमित शाह से भी उन्होंने पूरा जायजा लिया है उत्तर प्रदेश में अब तक क्या क्या अमित शाह समझ पाए हैं। तो फिर अब ये खतरे की घंटी, क्योंकि संबित जी पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ध्वजारोहण तो होगा। नहीं, किसी भी राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वो अपने कार्य योजना बनाए, और वो चाहे जो मान के चले कि सरकार उसकी बने। हर कोई मान के चलता है, जो भी चुनाव, कम से कम हमारे यूपी में 4-5 लोग प्रधानमंत्री मान के चल रहे हैं कि हम ही इस बार सरकार बनाएंगे या मेरी बदौलत सरकार नहीं बनेगी। यूपी में कई दल ऐसे हैं जो मान के चल रहे हैं, और ये बीजेपी के अंदरूनी मामला है, उनकी पार्टी के बैठक। ये बीजेपी का अंदरूनी मामला हो सकता है अखिलेश जी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में इसे देखा जाए तो कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि यूपी में आप कहीं नहीं है। अरे हमारी चिंता मत करिए भाई, हमने बार बार कहा है कि अंग्रेज चले गए हमारी चिंता करते करते, उनके चौखट तक हम लोगों ने पहुंचा दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी अंग्रेज नहीं है। उसके बाद विधानसभाओं के चुनाव हुआ, अंग्रेज नहीं है। अरे तो वही तो बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि अगल बगल राजनीति करते हैं, अगल बगल के तमाम सुने, अगल बगल अभी तमाम विधानसभाओं के चुनाव में उनके रण कौशल को देखा जा चुका है, परखा जा चुका है, सब कुछ शामिल है। बस हम इंतजार इस बात का ये देश कर रहा है कि एक आडवाणी जी के इस्तीफे के बाद दूसरी बार वर्किंग कमेटी बैठी है। आडवाणी जी के पत्र का जो आधा हिस्सा का जवाब इस देश की जनता के सामने आना शेष रह गया था, संभवतः ये वर्किंग कमेटी उस पे अपना कुछ रुख दे, क्योंकि उसका जवाब नहीं आया था, उसका पटाक्षेप नहीं हुआ था। और रण कौशल तो दिख ही रहा है। एक मंत्री
सजायाफ्ता हो चुका है, 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत थी, अभी तक न उसको मंत्री परिषद से भी नहीं हटाया गया था। तो वानगी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या नमूना है, जो तमाम बताया जाता है कि गुड गवर्नेंस और पता न क्या क्या बताया जाता है जी। तो उसका छोटा सा हमने एक उदाहरण दिया। मैं मुस्कान जी एक ठीक है, मैं संबित जी, एक वाक्य में मैं कहना चाहूंगा। बहुत कुछ कहा मेरे बड़े भाई अखिलेश जी ने। देखिए, ये जो एक मूल प्रश्न आज मुझे लग रहा है डिबेट का यही है, क्या मोदी जी गुजरात से आकर जो वर्ल्ड कप है वो यूपी से उठा लेंगे? तो देखिए, देश बड़ा उदार है। अभी अंग्रेजों के विषय में मेरे बड़े भाई आप तय मत करिए ना, यही डिस्कशन चल रहा है। एक सेकंड मैं उसका उत्तर ही दे रहा हूं। देखिए, अभी अखिलेश जी ने अंग्रेजों के विषय में भी कहा, ये देश बड़ा उदार है। कहां 7 समुंदर पार से भी लोग आके रायबरेली में जीत जाते हैं और आप बोल रहे हैं गुजरात से जाकर हम फतेह नहीं कर सकते। ध्वजारोहण होगा। इस देश ने अंग्रेजों को भगाया है तो उदारता के साथ इटली से रायबरेली के सफर को भी तय किया है। इसलिए ये सब आप मत पूछिए। एक लाइन में समय मेरे पास कम, मुझे बोलना है। मुस्कान जी मुझे बोलना है। बोलिए। देखिए, हम इनकी पीड़ा, इनकी वेदना, इनकी तकलीफ समझ रहे हैं, हमें इनके साथ सिंपैथी है। यही तो दुख है अखिलेश जी कि उस परिवार ने एक मिनट सुन, प्लीज हो जाने दें जी, प्लीज हो जाने दें। जिस पार्टी के अंदर अदने से पद के लिए जो सीन आपके यहाँ क्रिएट होता है, वो जिस महिला का नाम लिया आपने, वो अपने सर का ताज दूसरों के सर पर रखती हैं। क्या मुकाबला करेंगे? कहीं जर्रे में भी नहीं है, कहीं जर्रे में भी नहीं है। समाज में उठ के पूछ लीजिए। मैं भी उसका उत्तर देना चाहूंगा। नहीं हो गया जितने आपको भेज चुकी है समुंदर के किनारे। ठीक है धीमन जी, आप गुजरात की राजनीति को एक लंबे अरसे से बहुत पैनी नजर से देख रहे हैं। जैसा कि साफ तौर पर संबित जी ने कहा कि गुजरात में 3 बार ध्वजारोहण हो चुका है मोदी के नाम का, तो अब उसी विश्वास के आधार पर यूपी भी हम फतेह कर लेंगे। और यूपी नहीं, ये तो 2014 की भी हेडलाइंस बना दे रहे हैं अभी। आपको लगता है कि आज जिस तरीके से मोदी ने अमित शाह से मुलाकात की है और जिस तरीके से वरुण गांधी को भाव मिला है, ये किस तरह का संकेत है? क्या मोदी का तीर निशाने पर है, भटक रहा है निशाने से? मुझे लगता है मुस्कान, आज सबसे बड़ा सवाल अगर कोई है, सब कोई अगर जानना चाहता है तो वो बात है कि नरेंद्र मोदी की टीम 11 क्या होगी। मुझे लगता है मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस टीम 11 में कोई है तो वो खुद नरेंद्र मोदी है। गुजरात में पिछले 10 सालों में, 10 से ज्यादा सालों में हमने देखा कि मोदी को टीम के साथ चलने की, टीम के साथ बैठने की कोई आदत नहीं है। मोदी टीम से काम करवा सकते हैं पर टीम में शामिल नहीं हो सकते। देश गुजरात नहीं है। जो कैंपेन कमेटी की जो बात हम कर रहे हैं, उसमें जो नई टीम बनेगी, जिसी के जरिए मोदी उम्मीद लगाए बैठे है, बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी है कि अगला चुनाव वो जीतेंगे। उसके लिए सब टीम को साथ लेके कैसे चलेंगे, क्या एजेंडा होगा, क्या उनकी सीक्रेट रणनीति होती है, वो सभी सवाल है। पर उसके साथ सबसे बड़ा सवाल कि टीम में कौन होंगे, मोदी कैसे उनके साथ काम कराएंगे। जैसे आपने अमित शाह और वरुण गांधी की बात की, ऐसे वाकई चेहरे कौन होंगे? बिल्कुल सही बात है। अवधेश, सवाल यह है कि अगर संबित जी की बात मान लिया जाए कि देश गुजरात है, तब तो फिर मोदी के लिए समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि अब सीबीआई ने साफ तौर पर कह दिया कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट 26 तारीख को दायर करेगी, वो जिसमें साजिशकर्ताओं के नाम भी आ सकते हैं। मैं किसी तरह का कोई इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक और बात है, 6 अगस्त को हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आना है सादिक जमाल एनकाउंटर केस पर भी। तो यहां अगर देखा जाए तो चुनौती सिर्फ यही नहीं है कि मोदी किन प्लेइंग 11 को क्या प्लेइंग 11 अपना घोषित करते हैं और वो कैसे खेलते हैं। सवाल यह भी है कि मोदी अपना जो झंडा है वो कब तक बरदार कर पाते हैं और कैसे उस पर कायम रह पाते हैं। नहीं, जहां तक ये तो आपने एकदम व्यापक प्रश्न कर दिया कि मोदी समय कम है ना सर। हाँ, इसीलिए मैंने कर दिया। आपने व्यापक प्रश्न किया। इशरत जहां केस पर को मैं लगातार फॉलो कर रहा हूं और मैं अभी भी कहता हूं कि उसमें मोदी के नाम आने की संभावना नहीं है। उसमें केंद्र सरकार ही फंस जाएगी, क्योंकि 6 अगस्त 2009 को केंद्र सरकार का अपना ही शपथ पत्र वहां के हाईकोर्ट में है, जिसमें बहुत सारी बातें कही गई है, वो अलग चीज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मोदी के बारे में मैं लगातार कह रहा हूं कि आजादी के बाद मोदी जैसा व्यक्ति तो भारतीय राजनीति में हुआ ही नहीं है। इसलिए बाकी नेताओं से उसकी तुलना अगर हम करेंगे तो कभी भी भावी राजनीतिक परिदृश्य का आकलन नहीं कर सकते हैं। ये बात ठीक है कि गुजरात, उत्तर पर गुजरात पूरा देश नहीं है, लेकिन इसी देश में गुजरात भी है। अगर गुजरात में जो कुछ हुआ है वो देश में क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम कहते हैं कि वह नहीं हो सकता है तो प्रश्न है कि
हो सकता है। और आपका जो धीमन जी ने उठाया, देखिए हम लोग मोदी का ये भाग्य देखिए, संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाने का अधिकार केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। आपके हिसाब से अगर मोदी को यूपी की 3 सीट पर खड़ा किया जाए तो तीनों सीट निकाल लेंगे? मैं आगे आ रहा हूं। इस समय अगर मेरा अपना आकलन यह है कि मोदी का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किन्हीं 2 राज्यों में पड़ सकता है, वो वोट कितना आएगा कहना कठिन है, लेकिन लोगों के अंदर जो भाव है वो उत्तर प्रदेश और बिहार ही है। तीसरे राज्य में वो स्थिति हमने नहीं देखी। लेकिन यूपी की राजनीति इन दोनों राज्यों से अलग है अवधेश जी। ये देखना है कि मोदी का वहां लक्ष्य क्या हो सकता है। ये बात ठीक है कि 1998 में 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए बड़ा आधार थी, और 1999 में 200 इसलिए नहीं क्रॉस पर रखा है कि उसमें से 32 सीटें घस के 25 पर सिमट के रह गए। तो उत्तर प्रदेश ही उनको ऊपर तक ले गया है, उत्तर प्रदेश गिराया है। इसलिए उनकी रणनीति है कि किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ध्रुवीकरण हो कि राजनीति और चुनाव की जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। और आज वरुण गांधी और अमित शाह से मिलकर के उन्होंने संदेश दिया होगा, क्योंकि अमित शाह पूरा उत्तर प्रदेश के लोगों से मिलकर के, अधिकारियों से, जिला अध्यक्षों से सब लौटे हैं। वरुण गांधी का दौरा हुआ है तो उन्होंने लिया होगा। लेकिन आज की बैठक केवल उतनी ही नहीं होगी। देखिए, चुनाव अभियान समिति कभी भी महत्वपूर्ण इकाई भारतीय जनता पार्टी में नहीं रही है। पिछली बार अरुण जेटली अध्यक्ष थे, कहीं चर्चा नहीं हुई। उसके पहले प्रमोद महाजन अध्यक्ष थे। लेकिन चूंकि मोदी है जिसका पर्यायवाची ही विवाद, जिसका पर्यायवाची ही सुर्खियां, जिसका पर्यायवाची ही हम लोगों के लिए बहस का जो है स्थान मिलना है, इसीलिए उसकी चर्चा है। और साथ ही साथ चूंकि मोदी में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार भविष्य का नेता देख रही है, इसलिए चुनाव अभियान समिति भी उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भविष्य के नेता की टीम क्या हो सकती है। मुझे लगता है 7 बातें वो ध्यान में रखेंगे इसके पीछे। पहला तो यह है कि ऐसा व्यक्ति उसमें कतई नहीं हो जो कि उनके विरोधियों के साथ मिला हो या सहानुभूति रखने वाला हो। आडवाणी, संजय जोशी, किसी का भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति भी नहीं हो जो ज्यादा दिमाग लगाता हो, जो कहा जाए उतनी ही करे, जो नरेंद्र मोदी का स्वभाव है। मैं समझता हूं धीमन जी इस बात को स्वीकार करेंगे, एकदम जितना कहा जाए करें। साथ ही साथ उनकी सोच को प्रतिबिंबित करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, मीडिया में सुर्खी करने वाला नहीं हो। उसका संघ में रिश्ता तो हो, लेकिन संघ में इतना सम्मान और प्रभाव नहीं हो कि भविष्य में इनका ही काम वो खराब कर दे। इसलिए फिर इस प्रकार से सारे लोगों को लेकर के वो एक टीम बनाने की कोशिश करेंगे। 4-5 टीमें बननी है, उसमें घोषणा पत्र समिति है, मुद्दों की समिति है। लेकिन उसमें एक चीज हम भूल रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो 27 नेताओं की टीम बनी हुई है, उसका भी इनको ध्यान रखना है कि उसका मुकाबला हमको कैसे करना है। बिल्कुल, हाँ, उसका धीमन जी ये सबसे बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा बढ़िया सवाल है अवधेश जी का, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मोदी ने उत्तर प्रदेश से मुताल्लिक किसी नेता पर भरोसा किया नहीं है। अगर प्रभारी बनाया है तो अपने करीबी अमित शाह को बनाया है, वो भी उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा जानते नहीं है। तो ऐसे में राहुल की टीम के मुकाबले एक टीम बनाना एक दूसरी चुनौती है मोदी के सामने। फिर से एक बार मुस्कान, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी अगर आज इस बैठक में बैठे, जो महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें तय होगा कि अगले चुनाव के लिए वो टीम कौन सी होगी जो नरेंद्र मोदी को विजय तक ले जाएगी, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती मुझे नहीं लगता है नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी है, ना ही राहुल गांधी या उनकी कांग्रेस है। मुझे लगता है मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो है, मोदी अभी फिलहाल तो सद्भावना का मुखौटा पहना हुए दिख रहे हैं, पर आखिर उनको सबसे ज्यादा अगर वोट कहीं से लेना है तो उनकी हिंदू वोट बैंक से लेना है। ये हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको संभालनी है और साथ साथ मुसलमानों को भी संभालना है। मुझे लगता है बहुत ही कठिन संतुलन मोदी को करना है इस देश में इस आने वाले चुनाव में। सबसे बड़ी चुनौती ये है, और उनको ये जो कैंपेन कमेटी के लिए जो सदस्यों की चुनौती करनी है, मोदी के दिमाग में सभी नाम तैयार है, सिर्फ अनाउंस करना, घोषणा करना ही बाकी है। इसीलिए धीमन जी खबर भी है कि मुख्तार अब्बास नकवी भी इस टीम का एक अहम हिस्सा हो सकते हैं। यही बात है कि किन किन लोगों को इस कमेटी में लेते, इसी से पूरा संदेश जाएगा देश में। और मोदी यही चाहते हैं, बात देश में वो दिखाना चाहता है कि किन लोगों को वो साथ लेके चलते हैं। मुस्कान जी, एक बात इसमें मुझे देखिए, ये हमेशा समझिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में मोदी के कदम को चुनौती देने वाला अब कोई नेता है ही नहीं। ज्यादातर नेता 3-4 को छोड़ दिए तो इस कोशिश में है कि उनसे निकटता बनी रहे, उनकी टीम में हम शामिल हो जाए। इसलिए मोदी के सामने पार्टी के अंदर जो चुनौतियां थी, संजय जोशी को पहले बाहर कर दिया, गडकरी जी अध्यक्ष नहीं है, आडवाणी जी से को संघ नहीं बाहर कर दिया है, अरुण जेटली से उनको समस्या नहीं है, सुषमा स्वराज कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। तो मोदी को वो चुनौती इस समय पार्टी में नहीं है। उनको क्या करना है भविष्य में, चूंकि उन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय राजनीति में लाने की रणनीति के तहत जो अभियान चलाया या चलवाया
आया है, तो उसके तहत उनको अभी चुनाव अभियान समिति से शुरुआत करके आगे के लिए खड़ी करनी है। चुनौती अपनी पार्टी में उनको नहीं है। बिल्कुल। अखिलेश जी, आप मानते हैं कि मोदी की कोई भी रणनीति रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कम से कम उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है? देखिए, हम व्यक्ति पे नहीं जाते, हम कांग्रेस के लोग जो भी विचारधारा की उसकी लड़ाई लड़ते हैं। कोई है, बीजेपी की अपनी एक विचारधारा है, उस विचारधारा में कभी एकदम टॉप एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, कभी थोड़ा सा लिबरल एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, लेकिन जो विचारधारा वो सबको पता है। तो हमारी जी जयपुर चिंतन शिविर में विचार से ज्यादा राहुल चालीसा ही चला। वहां सारे नेता के एक ही विचार था, राहुल जी। कुछ आप कुछ भी कह दें। अभी आपने खुद कहा कि आजाद भारत में मोदी से के अद्वितीय लीडर कोई नहीं हुआ। अद्वितीय शब्द प्रयोग नहीं किया है। लिस्ट है। नहीं, मतलब उनसे मतलब वैसा कोई नहीं हुआ। हाँ, उस प्रकार का। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे सवाल का नहीं, आपने नहीं, मैं दे रहा हूं सबके सवाल। तो आपने कहा है, अब वही तो मैंने कहा कि एक सजा याफ्ता को मंत्रिपरिषद में रखे हैं, जेल चला जाएगा, उसको भी मंत्री बनाएंगे, वो भी 6 विभागों का। यह है उनका चरित्र, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। इतिहास के हम नहीं जा रहे हैं, जिसकी आप तारीफ कर रहे थे अवधेश जी। ठीक है। तो देखिए, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, कोई आ जाए। हम पब्लिक के कॉजेज के लिए राजनीति करते हैं, हम पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उनकी हमारी पॉलिसी है, चाहे सोशल हो चाहे इकोनॉमिक, उस पर वेलफेयर हो रहा है। कोई आए, कोई आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी आए, हमें उसमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत बार बीजेपी आई है, गई है, जाए। अब तो बीजेपी काफी सिकुड़ चुकी है। अब मैं उत्तर है भी नहीं। अब एनडीए बचा नहीं, एनडीए बचाना है, सीडीए हो गया है। लेकिन डायमेंशनल लोग भी जुड़ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब आज मिले हैं और विलय करने की बात की, नए लोग जुड़ भी रहे हैं। लोग जा रहे हैं तो लोग आ भी रहे हैं। हाँ, काफी व्यापक आधार है सुब्रमण्यम स्वामी जी का, काफी व्यापक आधार है। लेकिन तैयारी अच्छी है सुब्रमण्यम स्वामी की कांग्रेस के खिलाफ, तैयारी अच्छी है। लेकिन एक न्यूसेंस भाई। हाँ, वो हमेशा से किए हैं, वो कोई आज नहीं है। वो तो टूल्स रहे हैं बीजेपी के, और हमेशा जो बीजेपी के चाहती थी, जो बीजेपी खुद ने करती थी, इनसे कराती रही है। ये तो मैंने एक चैनल पे इनके बगल में बैठ के बातें कही थी, और मैंने उदाहरण भी सैकड़ों दिए थे। तो वो कोई नई चीज थोड़ी ना है, वो तो एक सिक्के के 2 पहलू थे। उनको पहले आउटसाइड यूज करती थी, अब इनसाइड ले लेगी तो ले ले। ठीक है, मेरे पास समय कम है। आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं संबित पात्रा जी, उनका जवाब लेके फिर मैं 2-3 बिंदु हैं। देखिए, एक तो अखिलेश जी ने बहुत सही बात कही कि कांग्रेस तो फिक्र करती ही नहीं है। जो हो सो हो, हम फिक्र किसी की नहीं करते, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी सिविल सोसाइटी है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूं उनसे। दूसरा विषय, इन्होंने कहा एक अदने से कुर्सी के लिए पता नहीं कहां खूनम खान हो जाता है, इन्होंने पता नहीं किसके लिए ताज कहां कर दिया। और मैं उसी लहजे में उत्तर देना चाहूंगा कि देखिए, हमारी पार्टी और आपकी पार्टी में बहुत फर्क है। एक अदने से बच्चे के लिए पूरा पार्टी जो है किस प्रकार उसके चरणों में लेट जाता है, मानो अवतार हुआ हो, इस प्रकार की परंपरा हमारे पार्टी में नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी है, स्वाभाविक रूप से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आप उससे अवगत नहीं है तो आप उसे खूनम खान ही कहेंगे। इसीलिए भाजपा में दंगल की ट्रेनिंग लेके ही अब जो है नहीं, देश को बचाने की ट्रेनिंग लेते हैं, लोकतंत्र की ट्रेनिंग लेते हैं। पॉलिटिक्स नहीं तो आप लोकतंत्र बताते हैं, चुनौती है ना भाई, दंगल वाली पार्टी को संभालना है। मेरा ख्याल है इंतजार करते क्योंकि अभी बोर्ड की बैठक चल रही है, इसमें मोदी का संबोधन क्या कुछ रहता है और वो क्या पहले दिन बोलते हैं, ये सब हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं। मोदी के सभी कार्यक्रमों के बाद क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं, फिर इस चर्चा पर बैठेंगे। फिलहाल समय खत्म हुआ। इस बीच बहस में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। अखिलेश जी, धीमंत पुरोहित जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो अवधेश कुमार जी थे उनका, और संबित पात्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।